सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 4 में सवाल नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। बराबर है। 13 नंबर का सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है। निम्नलिखित माहिती पर से साजन और निर्मी साझेदारी पीढ़ी की वही में रोजनामचा लिखी और पुनः मूल्यांकन खाता, यहाँ रोजनामचा भी लिखना है, पुनः मूल्यांकन खाता के असर देने के बाद की पक्की तलपट भी तैयार कीजिए। तो पुनः मूल्यांकन खाता और उसके असर देने के बाद की पक्की तलपट तैयार करने के लिए कहा है। फिर कहा है साजन और निर्मी का अनुपात क्या था, 2:3 और 31/2017 के रोज उनकी पेढ़ी के सकल तलपट निम्नानुसार पक्की तलपट निम्नानुसार है। तो पुनः मूल्यांकन खाता पक्की तलपट बनाने के लिए हमें सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाते में यहाँ तारीख देखने की कौन सी तारीख दी है, 31/3/2017। तो लिखेंगे हम तारीख 31/3/2017 के रोज का पुनः मूल्यांकन खाता। पहले फिर उसके बाद पक्की तलपट बनाने के लिए हमें पुनः मूल्यांकन खाता बंद करके पूंजी खाते ले जाते हैं। इसे छोटा सा बनाएंगे हम, साझेदारों का पूंजी खाता। यहाँ तारीख की जरूरत नहीं है। विवरण साजन निर्मी, दो साझेदार है तो साजन और निर्मी विवरण बराबर है। फिर पक्की तलपट में लिखेंगे साजन और निर्मी की साझेदारी पेढ़ी का 31/3/2017 के रोज का आर्थिक चिट्ठा, पूंजी दायित्व रकम रुपये, संपत्ति लेना रकम रुपये बराबर। सबसे पहला कार्य हमारा समायोजन टिक करना। हम समायोजन टिक करेंगे क्योंकि आर्थिक चिट्ठा बनाना है, इससे हमें समायोजन टिक करना पड़ेगा बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया जमीन मकान, तो जमीन मकान में टिक किया। सेकंड दिया यंत्र और फर्नीचर है तो यंत्र और फर्नीचर में टिक किया। देनदार है तो देनदार में टिक किया। स्टॉक है तो स्टॉक में टिक किया। कुल लेनदार है तो लेनदार में टिक किया। छठा चुकाना बाकी खर्चा प्राप्त आय नहीं है तो याद रखेंगे। विनियोगों की कीमत तो विनियोगों में टिक किया। अभी जो रकम हमने टिक की है वो इनर कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहला कार्य हमारा एंट्रियाँ रखना। सबसे पहले संपत्ति लेना पक्ष की एंट्री हम भी संपत्ति लेना पक्ष में ही लिखेंगे बराबर। बहुत सरल है, सभी स्टूडेंट्स को आ जाए। संपत्ति लेना की एंट्री संपत्ति लेना पक्ष में लिखनी है। सबसे पहले जमीन मकान कितने का है, 1,40,000। तो जमीन मकान 1,40 का है, इसमें टिक है तो वो एंट्री इनर कॉलम में लिखने की। मैंने यहाँ पे ब्लैक अक्षर में लिखा है जमीन मकान इनर कॉलम में लिखेंगे 1,40,000। ब्लू पेन वाले सभी समायोजन हैं जो बाद में सॉल्व करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ देने की, 2 लाइन छोड़ के दूसरी एंट्री लिखेंगे। यंत्र 80,000 है, समायोजन तो इनर कॉलम में 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे यंत्र 80,000 इनर कॉलम में। फिर यह है फर्नीचर 30,000 टिक है इनर कॉलम में लिखेंगे। तो फर्नीचर 30,000 इनर कॉलम में ही लिखा हमने, ब्लैक पेन से लिखा है सभी। विनियोग है 20,000 टिक है इनर कॉलम में, 2-3 लाइन छोड़ के लिखेंगे विनियोग 20,000 इनर कॉलम में। फिर देनदार 40,000 टिक है वो भी इनर कॉलम में, तो संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे देनदार इनर कॉलम में 40,000। फिर है स्टॉक टिक है, स्टॉक में कितना 31,500 तो हमने स्टॉक भी इनर कॉलम में लिखा 31,500। फिर रोकड़ हमारी प्रॉपर्टी है वो भी जाएगी संपत्ति लेना पक्ष में, लास्ट में लिखा रोकड़ से 30,000 बराबर। अब हम आएंगे पूंजी दायित्व। पूंजी दायित्व फर्स्ट एंट्री दी हमें, पूंजी क्या दी है हमें, पूंजी दी है। तो पूंजी साजन और निर्मी पूंजी जाएगी पूंजी खाते के जमा पक्ष में 80,000 और 50,000 पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे हम बराबर। पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, शेष आगे लाए 80,000 और 50,000। सामान्य नाम अधिक प्रकार का लाभ होता है, क्या होता है लाभ, जो साझेदारों को बांट दिया जाता है। माने इसे पक्की तलपट की जगह ही साझेदारों को बांट देंगे। किसको बांटेंगे, साझेदारों को। कौन से भाग में बांटेंगे, तो यहाँ लाभ लाभ आने का अनुपात दिया 5:3 में। और सामान्य पद लाभ है तो पूंजी खाते जमा जाएगी। कहाँ जमा जाएगी, पूंजी खाते जमा, जो आगे हम थियरी में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप एंट्री देंगे सामान्य अनामत पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे सामान्य अनामत 5:3 में। 5/8 3/8 में हम टोटल यहाँ पे 80,000 है सामान्य अनामत दी है। सामान्य 80,000 को बांट दो तो कितना आएगा 50,000 और 30,000। लाभ हानि खाता भी लाभ है, ये भी पूंजी खाते जमा बांटेंगे 48,000। तो लाभ हानि खाते को जमा भाग पक्ष में बांटेंगे, ये भी कौन से भाग में बांटेंगे, तो ये भी 5:3 में लाभ हानि के अनुपात में। तो 30,000 और 18,000 आएगा। ये सामान्य मतलब लाभ हानि खाता को क्यों हमने पूंजी खाते जमा किया, क्योंकि ये लाभ को हम साझेदारों को बांट देते हैं और चैप्टर 4 पुनः मूल्यांकन में बराबर है। जबकि वार्षिक हिस्सा में इसकी अलग एंट्री आती है। बिन चालू दायित्व 12% की बैंक लोन दी है, बैंक लोन जाएगा पूंजी दायित्व में। पूंजी दायित्व में लिखेंगे 12% की बैंक लोन 70,000। फिर लेनदार दिए हैं 32,000 टिक है तो इनर कॉलम में लिखेंगे दायित्व में, लेनदार इनर कॉलम में 32,000। फिर दिया है देनी हुंडी तो दायित्व में ही जाएगी, देनी हुंडी लिखेंगे दायित्व में बराबर है। अब हमें सभी एंट्री रखने के बाद 1 बाय 1 समायोजन में आते हैं।
चलो फर्स्ट समायोजन हमें दिया हुआ है कि ज़मीन मकान की कीमत 10% से बढ़ानी है। तो आर्थिक चिट्ठी में आएंगे, हमने एक लाइन छोड़ दी होगी, 2 लाइन, तो बढ़ानी है तो प्लस करेंगे, प्लस 10% की वृद्धि। तो 1,40,000 जगह 10% कितना होगा 14,000। 1,40,000 में 10% बढ़ाएंगे वृद्धि करके तो बाहर कितने आएंगे 1,54,000। वृद्धि होने समय क्या होगा लाभ, लाभ होगा तो उसे पुनः मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे, जमा पक्ष में लिखेंगे। जमीन मकान खाते 14,000। हर एक समायोजन की डबल एंट्री देंगे, वृद्धि है तो जमीन मकान में प्लस किया, लाभ हुआ, पुनः मूल्यांकन खाते जमा। सेकंड समायोजन, यंत्र फर्नीचर में 40% की कमी करनी है। कमी है तो माइनस करेंगे। तो यंत्र हमारे पास 80,000 है, माइनस करेंगे 40% की कमी। 80,000 का 40% 32,000 घटा दो, बाहर 48,000। वैसे ही फर्नीचर का भी 40% कमी होती है तो फर्नीचर में भी घटाएंगे। 30,000 का 40% 12,000 घटा दो, आउटर में आएंगे 18,000। यंत्र फर्नीचर दोनों में कमी हो रही है, नुकसान हुआ, नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार। पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। यंत्र में कितने की कमी हुई, तो यंत्र में हुई 32,000 की कमी, तो नुकसान हुआ 32,000। पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में लिखेंगे, यंत्र खाते 32,000। फर्नीचर में कितने की कमी हुई 12,000 नुकसान है, तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार में लिखेंगे फर्नीचर के 12,000। थर्ड समायोजन, अच्छा समायोजन है, देनदारों पर अब 1,000 की डूबत ऋण अनामत की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमने यहाँ देनदार 40,000 थे और हमने डूबत ऋण अनामत के कितने घटा दिए थे 1,500। पर ये कहता है कि 1,000 रुपये डूबत ऋण अनामत रखनी नहीं है, पर ऐसा लिखा डूबत ऋण अनामत की ज़रूरत नहीं है। तो ये समायोजन इंपॉर्टेंट हुआ, स्टूडेंट्स की गलती हो सकती है। 1,000 की अब ज़रूरत नहीं, इसका के 1,500 जो डूब गए थे उसमें 1,000 अब डूबने वाले, डूबत ऋण अनामत की अब ज़रूरत नहीं है। तो कितने की ज़रूरत हुई, केवल 500 की। अब 1,500 है पर 1,000 की ज़रूरत नहीं है, घटा दो 1,000 रुपये, बचे कितने 500। इसका डूबत ऋण खाली 500 ही होगी। तो हम देनदार जो 40,000 के माइनस करेंगे, डूबत ऋण अनामत 500, 40,000 में से 500 गए तो बचे 39,500। इसका अर्थ ये है कि अगर अब हमें ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे नहीं डूबेंगे तो हमें क्या होगा लाभ, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे डूबत ऋण अनामत खाते 1,000 बराबर। वैसे डूबत ऋण अनामत पुनः मूल्यांकन खाते उधार आती है, पर यहाँ हमने जमा क्यों की, क्योंकि डूबत ऋण अनामत रखनी नहीं है पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो इतना लाभ होगा, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या करेंगे जमा बराबर। नेक्स्ट, स्टॉक के 1,500 मरम्मत खर्च की ज़रूरत है तो माइनस करो, कमी होगी स्टॉक में इतनी, स्टॉक में से माइनस करेंगे, कमी 1,500, कमी हुई तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार में लिखेंगे स्टॉक खाते 1,500 बराबर है। आगे का समायोजन, लेनदारों में से अब 1,500 चुकाने नहीं पड़ेंगे, जिसके लेखा बही में लेखा करना बाकी है। नहीं चुकाने पड़ेंगे, नहीं चुकाएंगे तो हमें लाभ होगा बराबर है। पहले तो 1,500 लेनदार जो है 32,000, उसमें से माइनस करो, नहीं चुकाने 1,500, नहीं चुकाएंगे तो लाभ होगा, लाभ होगा तो उसे पुनः मूल्यांकन खाते क्या करेंगे जमा पक्ष में लिखेंगे लेनदार खाते 1,500। आगे का समायोजन, चुकाना बाकी खर्चा 10,000 है, चुकाना बाकी खर्चा और अप्राप्त आय 2,000 है। चुकाना बाकी खर्चा देना पड़ेगा, दायित्व है तो पूंजी दायित्व में लिखेंगे कि चुकाना बाकी खर्चा 10,000, चुकाएंगे खर्च होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे चुकाना बाकी खर्चा 10,000। आगे लिखा है अप्राप्त आय 2,000 है, अप्राप्त आय लेना बनता है, पैसा लेना है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे हम यहाँ पे अप्राप्त आय 2,000। अप्राप्त आय मिलेगी, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या करेंगे जमा पक्ष में लिखेंगे अप्राप्त आय 2,000। और लास्ट समायोजन, विनियोगों को उसकी बाजा कीमत पर दर्शाना है। तो विनियोगों की बाजा कीमत कितनी है, बाहर वाली 20,000 थी, बाजा कीमत 18,000 हो जाती है, 2,000 की क्या हो जाएगी कमी हो जाती है। तो बाजा कीमत कम है नहीं, इस कीमत से कम होगी तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो हम विनियोग में से 2,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे, विनियोग में से माइनस करेंगे कमी, 2,000 आउटर में कितने आए 18,000। विनियोग संपत्ति की कीमत में कमी होगी तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार में लिखेंगे विनियोग खाते 2,000। यहाँ पे हमने सभी प्रकार की एंट्रियाँ और समायोजन सॉल्व कर दिए। पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते हैं तो यहाँ पे हानि आ रही है, इसका ये पक्ष का टोटल ज़्यादा आएगा 57,500, 57,500 में से 4-5 एंट्री माइनस करेंगे तो यहाँ आपका डिफरेंस निकलेगा 39,000। जो हम लिखेंगे हानि, जमा पक्ष में डिफरेंस निकले तो हानि कहते हैं, उसको भी पूंजी खाते जाएगी। 5:3 में बांटा हमने इस 39,000 को। अगर ये हानि पुनः मूल्यांकन खाते जमा है तो पूंजी खाते क्या होगी उधार, उधार पक्ष में लिखेंगे हम पुनः मूल्यांकन खाता। फर्स्ट में लिए 24,375 और 14,625, यहाँ हानि लिखी, ये साजन का टोटल किया 160 है, 160 में से हानि घटाओगे तो इतना डिफरेंस मिलेगा, जिसे ठीक वैसे निर्मी का भी टोटल करोगे यहाँ लिखोगे वो और ये घटाओगे, ये डिफरेंस निकलेगा। इन दोनों डिफरेंस को कहेंगे शेष आगे ले गए।
पूंजी खाते में। पूंजी खाता कहाँ जाता है? पूंजी दायित्व। पूंजी खाता लिखा साजन और साजन और दूसरा नाम क्या लिखा है? निर्मी। तो हम दूसरा नाम लिखेंगे निर्मी, साजन और निर्मी। तो 1,35,625 और 83,375 मान 83,375 दोनों को हमने यहाँ रकम लिख के टोटल लिखा 2,19,000। फिर ये पूंजी दायित्व का टोटल और संपत्ति या पक्ष टोटल दोनों कैसा आएगा? समान। इसका तो हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। 3,39,500 3,39,500 हमारा टोटल मिल जाएगा, बराबर है। तो सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से उदाहरण पहले तो सवाल आंसर नंबर 13 सॉल्व करोगे और आज का होमवर्क जो है आपका वो उदाहरण है, बराबर है। उदाहरण नंबर आज का आपका उदाहरण नंबर है 8। उदाहरण नंबर 8 आप सॉल्व करोगे, बराबर। अच्छी तरह से सेम क्वेश्चन इस प्रकार से ही है तो आपको अच्छा समझ में आ ही जाएगा, बराबर है। जो पेज नंबर 122 पर दिया है। ओके, सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी।